सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा जो टाइप्स ऑफ पार्टनर थे वो, और ये है वीडियो नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, और बहुत आराम से पढ़ा था जो पार्टनर के टाइप्स थे। कितने टाइप थे? 6 टाइप थे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट और माइनर एज ए पार्टनर, और है पार्टनर बाई एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो ये आपको समझ में आ गए हो कि बहुत आराम से समझाया था। लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया था, बहुत आराम से समझाया था। तो अब इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो वो थे पार्टनर्स के टाइप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, वो पार्टनर्स के टाइप थे। और अब चल रहे हैं पार्टनरशिप के। पार्टनर्स मतलब समझ रहे हो ना, जो पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है। पार्टनरशिप में जो पर्सन होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है। तो उनके टाइप पढ़े थे हमने पहले। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के, जो पूरी पार्टनरशिप फर्म है, अब उनके टाइप पढ़ रहे हैं हम। तो ये है ड्यूरेशन के बेसिस पे है पार्टनरशिप के टाइप, कि जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसके बेसिस पे है पार्टनरशिप के टाइप। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप एट विल, वेयर पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर ए फिक्स्ड टर्म इज continued आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म is said to be partnership at will. It may be dissolved by giving notice in writing to all partners of his intention to dissolve the same. अब इसको समझते हैं कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। कि मान लीजिए, एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं एक। मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, दोनों ने मान लीजिए एक बिज़नेस स्टार्ट किया। किसका बिज़नेस स्टार्ट किया? पटाखों का बिज़नेस स्टार्ट किया। क्रैकर्स होते हैं ना, तो वो कब स्टार्ट किया? दिवाली के सीज़न में स्टार्ट किया था। और अब वो दिवाली के सीज़न में स्टार्ट किया था पटाखों का, और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा था कि दिवाली ख़त्म होने के तक हम रखेंगे पार्टनरशिप। और स्टार्ट कब का? दिवाली होने से, दिवाली शुरू होने से 1 महीने पहले तक से उन्होंने स्टार्ट किया, और बोला कि हम दिवाली जब ख़त्म हो जाएगी, दिवाली का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तब पार्टनरशिप एंड कर देंगे। तो दोनों ने पार्टनरशिप की, बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न किया, दिवाली आ गई। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम आगे भी पार्टनरशिप हमें आगे भी करनी चाहिए और आगे भी पटाखे बेचने चाहिए, हमें पूरे साल ही पटाखे बेचने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अब दिवाली का सीज़न एंड होने तक उन्होंने पार्टनरशिप रखने का सोचा था, उन्होंने एग्रीमेंट किया था। लेकिन अभी भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रख रहे हैं, दिवाली के बाद भी वो पार्टनरशिप को चला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप एट विल, मतलब पार्टनरशिप का ड्यूरेशन फिक्स्ड था। लिख रहा है फेयर पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर ए फिक्स्ड टर्म, एक जितनी फिक्स्ड टर्म थी कि 1 महीने की, तब तक बिजनेस रखना था, पार्टनरशिप रखनी थी। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म इट इज़ सेड टू बी पार्टनरशिप एट विल। लेकिन अब उस टर्म की एक्सपायरी हो गई है, दिवाली, मतलब मैंने एग्जांपल लिया दिवाली का, आप समझें। तो दिवाली का सीज़न चला गया, लेकिन अब उसके बाद भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। इट मे बी डिजोल्व बाई गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर्स ऑफ इज इंटेंशन टू डिजोल्व द सेम। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जब इस फर्म को डिसॉल्व करना होगा, तब एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को एक नोटिस देना पड़ेगा कि अब हम इस फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि अब हम इस फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जब ये फर्म को वो डिसॉल्व करना चाहेंगे, अपना उनका इरादा होगा, इंटेंशन होगा डिसॉल्व करने का, तो एक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा सारे पार्टनर्स को कि अब ये फर्म डिसॉल्व हो रही है। आया समझ में पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ते हैं। ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए सिंगल एडवेंचर एज फॉर द कंडक्ट ऑफ ए कंटिन्यूस बिजनेस वेयर ए पर्सन बिकम्स ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जो कि एक सिंगल एडवेंचर के लिए बनाई जाती है। अब सिंगल एडवेंचर समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, दोनों ने पार्टनरशिप की है कि एक उनको बिल्डिंग बनानी है। तो दोनों ने पार्टनरशिप की है कि ये बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या सिंगल एडवेंचर, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। तो जब से ये बिल्डिंग बनना चालू होगी तब से लेके बिल्डिंग बन के ख़त्म हो गई तब तक उनकी पार्टनरशिप रहेगी। तो सिंगल एडवेंचर के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, सिंगल एडवेंचर के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे हमने अभी एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, मान सपोज कीजिए कोई डैम बनाना है, उसके लिए पार्टनरशिप हुई है। वो कोई दो ही लोगों में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, हमने डिस्कस किया है पहले भी। तो जैसे मान लीजिए डैम बनाना है, 10 लोगों ने पार्टनरशिप करके डैम बना लिया और डैम बनाना ख़त्म हुआ, अपने अपने प्रॉफिट शेयर किए, उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म। तो सिर्फ सिंगल एडवेंचर के लिए बनाई गई थी। वेर ए पर्सन बिकम्स ए पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। किसी एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है तो उस पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पार्टनरशिप का। तो दो तरीके का होता है, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप पढ़ते हैं वेयर इफ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड रेस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, इट इज़ कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। A general partnership is different from particular partnership. In the case of particular partnership, liability of partnership extend only that particular adventure, but in not case of general partnership. तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जो जो रेगुलर बिजनेस होते हैं, जनरली जो बिजनेस होते हैं पार्टनरशिप के, उसको जनरल पार्टनरशिप बोला जाता है। और होते तो वो भी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने जो है टी का बिज़नेस किया, जो टी होती है, चाय होती है, चाय पत्ती, उसको बेचने का बिज़नेस किया, तो है तो वो भी एक ही तरीके का बिज़नेस, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब तक वो एडवेंचर चलता है, सिंगल एडवेंचर जो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तब तक वो चलता है, तब तक उसकी लायबिलिटी रहती है। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में वो ऐसा नहीं होता। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी पूरा बिजनेस जब तक चलता है, वो जनरल पार्टनरशिप जब तक चलती है तब तक उसकी लायबिलिटी आपके साथ रहती है। तो क्या लिख रहा है, इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एक्सटेंड ओनली टू पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। जैसे जब तक वो बिल्डिंग बनाई, जब तक उसके प्रॉफिट लॉसेस शेयर नहीं हुए, तब तक आपकी लायबिलिटी रहती है, उसके बाद कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जनरल पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी हमेशा रहती है, जब क्योंकि पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए नहीं बनाई कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई, एक डैम बनाया और पार्टनरशिप ख़त्म। जनरल बिजनेस होते हैं जो सालों तक चलते हैं, इसलिए। सो सेकेंड टाइप की पार्टनरशिप है लिमिटेड पार्टनरशिप। इन लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। यहाँ पे लायबिलिटी लिखना रह गया है, लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड वेयर द रेस्ट ऑफ मैनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सच ए पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, लुनकेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स। The limited partner do not enjoy the right of management and their acts do not bind the firm or other partners. Registration of such partners is compulsory. Such partnership is compulsory. अब इसको समझते हैं कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ पर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जहाँ पर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी चाहे लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कितनी भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी लायबिलिटी की, उसके पर्सनल असेट्स भी रिस्क पे आ सकते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है, लिमिटेड पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप बंद नहीं हो सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती। किससे, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए
लुनकेसी मतलब पागलपन, कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, या इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स, या जो जो लिमिटेड पार्टनर है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे पार्टनरशिप बंद नहीं हो सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती। द पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। अब आप समझिए कि इसमें क्या लिख रहा है कि ऐसे पार्टनर जो जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो मैनेजमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को एंजॉय मतलब ना कभी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वो पार्टनर, ना उनके एक्ट से कोई अदर पार्टनर्स बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उस केस में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप समझे कि जो जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब एग्जांपल के लिए किसी पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो है 20,000 रुपये, कि बिज़नेस को कितना भी लॉस हो वो सिर्फ 20,000 रुपये ही पे करेंगे। तो ऐसे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता और उनके एक्ट से दूसरे पार्टनर बाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि आप समझिए कि ऐसे पार्टनर को अगर डिसीजन मेकिंग का राइट दे दिया गया तो ये तो कल को कोई भी रिस्क ले लेंगे बिज़नेस के लिए, और जब बिज़नेस को बड़ा लॉस होगा, मान लीजिए बिज़नेस को 10 लाख का लॉस हो गया, तो ये पार्टनर तो बोल देंगे कि हम तो लिमिटेड पार्टनर, हमारे को तो 20,000 रुपये की जो शेयर है उतना ही पे करना है, हमारे एग्रीमेंट में है कि आपकी लायबिलिटी सिर्फ 20,000 रुपये है। तो फिर पूरी पार्टनरशिप फर्म को तो लॉस हो गया और ये तो अपना 20,000 रुपये दे के फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे पार्टनर्स को जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उनको मैनेजमेंट में राइट्स नहीं दिए जाते और ना इनके एक्ट से अदर पार्टनर्स बाइंड होते। और हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी। तो जो ऐसी पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, पार्टनरशिप को चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप जो लिमिटेड हो, जिन लिमिटेड पार्टनरशिप हो, ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है पार्टनरशिप डीड। तो मैंने पिछले किसी वीडियो में आया था टॉपिक पार्टनरशिप डीड, तब मैंने कहा था कि ये टॉपिक अभी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में करूँगा जब ये पूरा टॉपिक डिटेल में दिया होगा तब। तो आप वो डिटेल में आ गया है पार्टनरशिप डीड, तो अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप इज मेड इन राइटिंग इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। सो द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये डेफिनेशन लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पीडीएफ में इसको मैं सही करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, तो अभी आप इसे समझ लीजिए। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोलूँ आप वो सुनना। व्हेन द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप इज मेड इन राइटिंग it takes the form of a document. So the document which contains the terms and conditions of partnership is called partnership deed और article of partnership। ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। तो समझे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो जब पार्टनरशिप के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और जो जो बातें तय होती हैं, वो सारी बातें, जो वो सारे टर्म्स और कंडीशंस एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, रिटर्न फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये बोलते हैं किसको, जब पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे जो भी उनके मैटर होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सब एक रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is a written and stamped document duly signed by all the partners containing all matters according to which mutual rights, duties, liabilities of partners. It can be in the form of written or oral। तो अब क्या है कि एक और बात, पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो। सारे मैटर, सारे जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है, कितना बोनस देना है, अगर कोई पार्टनर को नया ऐड करना है तो क्या होगा, कितना उसका शेयर होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या उसका शेयर होगा,
तो ये सब हम चाहें तो रिटर्न में भी लिख सकते हैं, ओरल में भी ओरल में भी जो कर सकते हैं, लेकिन ओरल में कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, 5 पार्टनर है ABCDE, चारों बिजनेस कर रहे हैं, चारों ने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन ओरल में कर लिया कि चारों को सैलरी 10-10 हज़ार रुपये मिलेगी और वो सब प्रॉफिट में इतना इतना शेयर लेंगे, 5% 10% कितना जो होगा वो। तो अब क्या हुआ, जब सैलरी डलने का टाइम आया तो सबके अकाउंट में 5-5 वो 10-10 हज़ार रुपये गए। तो अब जो बी था, बी ने कहा कि भाई बात अपनी 20 हज़ार की हुई थी, तुमने मेरे अकाउंट में 10 हज़ार डाल दिए, मुझे 20 हज़ार दो। सभी पार्टनर बोलेंगे कि नहीं, अपनी बात 10 हज़ार की हुई थी। तो ऐसे पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और एंड में कोई डिस्कशन ही नहीं निकल पाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। वो पार्टनर सच बोल रहा है या वो पार्टनर सच बोल रहा है, क्योंकि इसका कोई रिटर्न तो प्रूफ है नहीं, तो कोर्ट इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा। तो लॉ की नज़र में ये कैसे साबित हो पाएगा कि जो बी पार्टनर सही है या बाकी चारों सही है। तो इसीलिए रिटर्न फॉर्म में अगर बनाते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस रिटर्न फॉर्म को दी जाती है पार्टनरशिप डीड में। एक एक जो पार्टनरशिप के एक टर्म्स एंड कंडीशंस है वो रिटर्न में लिखे जाएं, सारे पार्टनर्स के उस पर साइन हो, स्टैम्प्ड हो, तो वो सारे राइट्स हो, जो पार्टनर के राइट होंगे, जो पार्टनर की ड्यूटी होगी वो सब लिखे हो, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में हो। लेकिन ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न फॉर्म में हो, ओरल भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पार्टनरशिप डीड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट आता है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या लिखा जाता है उसमें। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स एड्रेस, कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ उसकी लोकेशन है, तो वो लिखा जाता है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अब जो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं, सबके नाम और उन पार्टनर्स के एड्रेस। थर्ड है नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस, वो बिज़नेस किस टाइप का बिज़नेस कर रही है, कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या होलसेल का कर रहे हैं, रिटेल का कर रहे हैं, किस टाइप का वो बिज़नेस कर रहे हैं, शूज़ का कर रहे हैं, आइसक्रीम का कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो किस टाइप का वो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या नेचर है उसका। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अब वो पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है, या मतलब कितने टाइम के लिए है। जैसे मैम ने आपको बताया था ना कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक सिंगल एडवेंचर के लिए होती है। तो जैसे वो पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए है, या लाइफ टाइम के लिए, जब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक रहेगी, तो वो भी लिखना पड़ता है उसमें, या वो डिस्कस करना पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल, तो कितनी कितनी कैपिटल जो पूंजी होती है, कितना कितना पैसा पार्टनर्स उस बिज़नेस में लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब उस लगाए हुए पैसे पे पार्टनर्स को कितना ब्याज मिलेगा, ये सारी बातें लिखनी पड़ती है, क्योंकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि भाई मेरे को 5% ही क्यों इंटरेस्ट मिला, मेरे को 10% ही क्यों मिला। सब रिटर्न फॉर्म में हो, सबके द्वारा साइंड हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पता होगी क्या होती है, आपको शायद अब तक केशव सर ने पढ़ा दिया होगा। ड्राइंग्स क्या होती है मैं बताता हूँ एक बार फिर भी। ड्राइंग्स होती है कि जब बिज़नेस की कोई भी असेट या का मनी, बिज़नेस का पैसा, अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी मेंबर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, उससे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो सारा बिज़नेस का है, जैसे मान लीजिए आपकी शूज़ की शॉप है पार्टनरशिप में। अब उस शूज़ की शॉप में जो स्टॉक है वो सारा पार्टनर्स का सबका मिला के, अब उनमें से एक पार्टनर खुद के घर के लिए वो शूज़ ले गया, तो वो क्या है, ड्राइंग्स, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तो ड्राइंग्स। तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितने कैसे कैसे बटेगा, क्या शेयर में बटेगा, पार्टनर सैलरी कमीशन, पार्टनर की कितनी सैलरी होगी, कितना कमीशन होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर्स के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब तो जनरल बातें हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब अगर कोई नया पार्टनर को अगर
चलती हुई पार्टनरशिप है, उसमें किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो क्या कैसे ऐड होगा। अगर कोई चलती हुई पार्टनरशिप है उसमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब क्या होगा, ये सारा लिखना पड़ता है। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा, कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, उस डेथ वाले पार्टनर को कितना शेयर दिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल होती है बिजनेस की, जो रेपुटेशन होती है, गुड रेपुटेशन होती है, उसकी क्या वैल्यू रहे मार्केट में। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब रिवैल्यूएशन मतलब अभी आप जनरली समझ लीजिए, लेकिन अभी रिवैल्यूएशन आपका टॉपिक नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन आपके क्लास 12th में आएगा पार्टनरशिप में, तब आप इसको डिटेल में समझेंगे। और तो अभी इसको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बिजनेस की सारी असेट्स होती है उसको वापस से रिवैल्यू किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी जब कोई मशीनरी 50 लाख रुपए में खरीदी थी, आज उसकी मार्केट प्राइस, मान लीजिए आज उस पार्टनर की डेथ हो गई तो अब सारे असेट्स को रिवैल्यू किया जाता है कि जो वो 50,000 की मशीन तब थी वो अब कितने की है। आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले कोई बाइक ली थी तो आज भी उसकी वैल्यू 10 साल पहले जो थी वही थोड़ी रहेगी, अब तो चेंज हो जाएगी ना गिरते गिरते उस। तो वैसे ही तो रिवैल्यू किया जाता है सारी एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज़ को। अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो पार्टनर्स के अकाउंट है, ऑडिट है, वो कैसे मैनेज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म बंद हो जाती है तब क्या क्या शेयर में पार्टनर्स को मिलेगा, कैसे कैसे क्या मैनेज होगा, सारा कुछ जो पार्टनर से रिलेटेड जितना कुछ मैनेजमेंट, जितना कुछ सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है या ओरली डिस्कस किया जाता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो ये सारे मैटर्स पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो ये पार्टनरशिप डीड टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।